हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इस चैप्टर में हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली जो है कैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में जो है डिस्कवर किया गया। ठीक है, और कैसे जो है जनरली मैटर हम जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैटर कैसे कुछ इनडिवाइजिबल पार्टिकल से बना हुआ होता है, ये कुछ फिलोसोफर्स ने बताया था। जैसे कि हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे कनाद, जिन्होंने बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे उन्होंने परमाणु नाम दिया था। ठीक है, सिमिलरली और बहुत सारे फिलोसोफर्स ने जो है डिफरेंट जो है उनके एक्सप्लेनेशंस दिए। ठीक है, इसके बाद कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है परफॉर्म किए गए। कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो है मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और कैसे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए। ठीक है, जैसे हमने लॉ ऑफ जो है ठीक है मास एंड लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो है, हमने दो लॉज लास्ट क्लास में देखे थे हमारी। ठीक है, एक जो लॉ था वो लेविएजर ने दिया था। ठीक है, जहां जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट मास वाला। ठीक है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हो, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो वहां पर दोनों साइड जो रिएक्टेंट का मास है वही जो प्रोडक्ट बना है रिएक्शन में उसका भी मास होगा। ठीक है, इसका मतलब मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, और ये लॉ किसने दिया था? लेविएजर ने। ठीक है, और इन्हें हम जो है केमिकल साइंसेस का जो फाउंडर कहते हैं, केमिकल साइंसेस का जो फाउंडेशन है वो किन्होंने रखा था? लेविएजर ने रखा था। ठीक है, जिसके बाद नेक्स्ट जो लॉ था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमने कहा था कि जब भी किसी रिएक्शन में कोई भी एटम्स रिएक्ट करते हैं तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से हम वाटर अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर उनका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हमेशा वाटर H2O ही होगा और वहां पर जो प्रपोर्शन होगा, जो नंबर्स होंगे एटम्स के, वो सिमिलर होंगे। हाइड्रोजन भी 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से आपने वाटर लिया हो। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि जो फिक्स्ड नंबर में जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में, किसी भी मैटर में। ठीक है, और ये जो है जो प्रॉस्ट करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, जिसके बाद लॉस तो दे दिए गए पर उन लॉस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ठीक है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो था, ठीक है, इन दोनों लॉस को दे दिया गया, एक्सप्लेन किया गया, पर इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, और इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने अपने कुछ फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन लॉस को एक्सप्लेन किया जो कि पहले दिए गए थे। ठीक है, और उन्होंने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी में उन्होंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स और पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब किए। उनकी थ्योरी को कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और इन्होंने एक्सप्लेन किया था उन दो लॉस को जो पहले लेविएजर और प्रॉस्ट ने दिए थे। ठीक है, तो उनका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से था? जो डाल्टन थे, डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जिन्हें पोस्टुलेट्स कहा जाता है, वो पोस्टुलेट्स दिए थे। इनकी थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे जो हमने प्रीवियस 2 लॉज पढ़े थे, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन था या उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट था, या फर्स्ट जो उनका पॉइंट था वो था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, जितना भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में वो मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये चीज पहले भी देखी थी। ठीक है, फिलोसोफर्स थे हमारे जो है महर्षि कनाद, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब हम किसी मैटर को, किसी पदार्थ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको जब हम ब्रेक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो स्मॉल से स्मॉलेस्ट पार्ट में कन्वर्ट होता है और फिर फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर जिस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम स्मॉलेस्ट या सबसे टाइनी पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल कहते हैं। तो सभी मैटर किससे मिले हुए हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं? वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट उनका पॉइंट क्या था? एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था?
एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। एटम्स कैसे हैं? इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। इन्होंने सभी चीजों को कंबाइन किया, मतलब जितनी फिलोसॉफीज दी गई थी, ठीक है, जो फिलोसॉफी दी गई थी कनाद की और डिफरेंट फिलोसॉफर्स की, जहां उन्होंने इंडिविजिबल पार्टिकल कहा एटम्स को या परमाणु कहा, तो उन सब चीजों को कंबाइन किया। लेविजर के लॉ को कंबाइन किया, जो फ्रॉस्ट थे उनके लॉ को कंबाइन किया, सभी चीजों को कंबाइन करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। तो ये चीज हम पहले देख चुके हैं। फिलोसॉफर थे जिन्होंने कहा था एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल, मतलब एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इनडिवाइजिबल है, मतलब जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये हम कहां पर देख चुके हैं? जो लेविजर का लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो उस लॉ के अंदर हमने देखा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जब वो दोनों रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके उस रिएक्शन में जिस चीज का सिंथेसिस या फॉर्मेशन करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे C+O2, ये दोनों क्या हुए? C और O रिएक्टेंट्स, दोनों ने रिएक्ट किया और फॉर्म किया क्या? CO2। तो जो CO2 बना है वो क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो C+O जो है यहाँ पर भी मास सिमिलर होगा, और जो नया प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है CO2 उसका भी मास उतना ही होगा, मतलब रिएक्टेंट साइड पे जितना मास है, जितना वेट है, उतना ही मास और उतना ही वेट प्रोडक्ट साइड पर भी है। इसका मतलब जो मास है वो कंजर्व होता है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि जब दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो मास डिस्ट्रक्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर जो है क्रिएट हो गया किसी और फॉर्म में, कुछ नया ही मास फॉर्म हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे 2 ग्राम जो है, सपोज कार्बन जो है 6 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम है, तो रिएक्ट किया तो CO2 उन्होंने 20 ग्राम ही फॉर्म किया। ऐसा नहीं होगा कि 18 ग्राम बनेगा या फिर 22 ग्राम बनेगा, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दैट मीन्स जो मतलब एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे C और O2 ने रिएक्ट किया तो CO2 ही बना, ऐसा नहीं होगा कि CO2 नहीं है और कुछ C और O नहीं है और कुछ और है, या ये नहीं होगा कि कहीं से नाइट्रोजन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो सिर्फ ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, हमेशा कंजर्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे एलिमेंट हमने ये भी लॉ डिस्कस किया है, ठीक है, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो लॉ था ये उसको एक्सप्लेन करता है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स, ठीक है, हमेशा आइडेंटिकल होंगे मास में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी। हमने वाटर का एग्जांपल देखा था, ठीक है, जैसे कि हमारा जो H2O वाटर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला H2O, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी सोर्स से वाटर लो, चाहे आप कहीं किसी टैप वाटर को लो, मतलब किसी नल का पानी लो, या फिर आप किसी बोरवेल का पानी लो, किसी कुएं का पानी लो, या किसी रिवर का पानी लो, ठीक है, आप कहीं का भी वाटर लो, आप जहां का भी वाटर लोगे, हर वाटर का फॉर्मूला होगा H2O, ठीक है। और केमिकल स्ट्रक्चर हमेशा होगा सेम, यानी कि H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एटम प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। और चाहे आप किसी भी जगह का वाटर ले लो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, ठीक है, क्योंकि उनका केमिकल फॉर्मूला सिमिलर है। चाहे आप टैप वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करो, चाहे आप रिवर के वाटर के केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करो, सभी जगह की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के जो एटम्स है जैसे H2O आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये एटम सिमिलर है। H2O आप कहीं का भी सोर्स का वाटर ले लो, सभी जगह का जो फॉर्मूला होगा, सभी जगह पे जो वाटर होगा वो कैसा होगा? H2O, सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सभी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और रेशो भी उतना ही है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है, और यही मिलकर बना देगा H2O, ठीक है। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो रिवर के वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी, वही टैप वाटर की भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी प्रूफ होता है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है, ठीक
प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल से एग्जांपल ले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, CO2 और NH3, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। CO2 और NH3, एक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है अमोनिया। तो यहाँ पर एटम्स क्या है डिफरेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दूसरे वाले में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो एटम्स डिफरेंट है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और ये अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स भी है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन इस वाले में कार्बन है और ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप इसका मास देखेंगे तो इनका मास भी डिफरेंट होगा, कार्बन का कितना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कार्बन अगर सपोज 6 ग्राम है और ऑक्सीजन हमारा कितना है 8 और 8 16 ग्राम, तो 6 और 18 कितना होगा 24, ठीक है। तो 24, नाइट्रोजन का अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, ठीक है, 7 और 3 तो 10, तो मासेस भी क्या है दोनों के डिफरेंट है। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिफरेंट होगी क्योंकि डिफरेंट आइटम्स ही प्रेजेंट है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज अपनी डिफरेंट होती है और अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ये डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लियर है। हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझा इसे, तो ये क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट था, नेक्स्ट क्या पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है, एक होल नंबर के रेशियो में वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, वो एक होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम याद करें तो यहाँ C+O2 और यहाँ CO, ठीक है, कंपाउंड सेम एलिमेंट्स या सेम एटम्स मिलकर बना रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। यहाँ अगर हम प्रपोर्शन देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है, ठीक है, ये कितना ग्राम है 6 ग्राम है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 8 16, ठीक है, कितना 6 प्लस है ना 16 कितना होगा 24, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 6 8 कितना होगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप डिवाइड करने जाएंगे, ठीक है, तो ठीक है डिफरेंट होल नंबर के रेशियो में वो जो है क्या करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, कंबाइन होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिंपली करें तो 16 और 6, ठीक है, तो ठीक है 3:8 के रेशियो में यहाँ पर जो है क्या हो रहा है वो कंबाइन हो रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर भी 3:8 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। तो एटम्स जो है वो डिफरेंट स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं, मतलब एक फिक्स रेशियो होता है, जैसे हमने वाटर में देखा है H2O, ठीक है, इस रेशियो में क्या हो रहा है वो कंबाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे H2O की अगर हम बात करें तो हम H2O में कहते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक्चुअली रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या फॉर्म करते हैं 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर इसका और इसका फिक्स्ड रेशियो है और वो एक दूसरे के जो होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में क्या होंगे, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया वाटर का, ठीक है, तो वाटर अगर फॉर्म हो रहा है तो हमेशा उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि वाटर का फॉर्मूला कभी H3O भी होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर H3O होगा तो वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था C+O2 का, जिसने फॉर्म किया था CO2, और दूसरा एग्जांपल हमने लिया था C+O का, जिसने फॉर्म किया था CO, ठीक है। तो हमारा क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। अगर C+O2 एक कांस्टेंट है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, अगर ये कंबाइन होंगे तो CO2 एक कंपाउंड बनाएंगे तो CO2 में हमेशा एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही होंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। सेम अगर C और O अगर सिंगल एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड में हमेशा एक कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा, मतलब इस कंपाउंड में जो एटम्स का नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो
ये थे डाल्टन्स थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स है, ठीक है, जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और सबसे मेजर ड्रॉबैक इसका, सबसे मेजर जो कमी है, ड्रॉबैक माने जिसका लिमिटेशन और कमी, ठीक है, कि इस पोस्टुलेट्स में भी कुछ कमी रह गई और वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पाए, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि मैटर इज मेड अप ऑफ मोर टाइनी पार्टिकल्स देन एटम्स एंड आर नोन एज, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इसका क्या ड्रॉबैक था कि मैटर जो है बहुत टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है और वो एटम से भी छोटे होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। अभी तक क्या कहा जाता था, डाल्टन ने क्या कहा था कि जो मैटर है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं और वो जो टाइनी पार्टिकल्स है वो एटम्स है, ठीक है। लेकिन इसके बाद डिस्कवरी हुई कि एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो जो उनका ये पॉइंट था, ये और ये पॉइंट क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, ठीक है। वो ड्रॉबैक क्या था, यही ड्रॉबैक था कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स जो है, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।